नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ चले रुक करते हैं खबरों का। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली देहात और कांग्रेस के बड़े नेता सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले की जो सरकार थी उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि दिल्ली में देहात क्षेत्र भी है और यहाँ किसान भी रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद से देहात इलाकों में विकास का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली के बहुत बड़े नेता सुमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आने के पहले दिल्ली देहात इलाके को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था और वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगता नहीं था कि वो दिल्ली का हिस्सा है। मेरे को अभी भी एक वाकया याद है, जब 2013 के चुनाव के पहले दिल्ली में वो पड़े थे, ओले पड़े थे एक बारी 2013 में, 12 में या 13 में, और फसलें खराब हो गई थी। तो किसी पत्रकार ने शीला दीक्षित जी जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी उनसे पूछा कि मैडम फसलें खराब हो गई, इस पे आपको क्या कहना है। तो शीला दीक्षित जी ने कहा अच्छा दिल्ली में खेती भी होती है। तो उस वक्त की मुख्यमंत्री जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी उन्हें ये भी नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर किसान भी रहते हैं और दिल्ली के अंदर खेती भी होती है। हमारी जब सरकार बनी 2015 में तो उसके तुरंत बाद मेरे को याद है ओले पड़े, खेती खराब हुई और मैं खुद गया था और 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लोग किसानों को मुआवजा दिया था। उसके बाद से दिल्ली देहात का जो विकास का सिलसिला चालू हुआ, हमने इतने सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, सीवर की कनेक्टिविटी दी है, सड़कें बनाई है। सबसे बड़ा डिमांड जब मैं जाता था उनकी होती थी भाई स्कूल नहीं है, स्कूल बहुत शानदार बनाए हैं वहाँ पे। हमने बहुत सारे प्लेग्राउंड बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड दिल्ली देहात के लोगों को होती थी। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। तो जो विकास मेन दिल्ली देख रही थी वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सुमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वहीं आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सुमेश शौकीन ने कहा, देहात में विकास के तमाम काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने कराए हैं। आज से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करूंगा। दिल्ली देहात की जितना भी विकास का कार्य है, चाहे वो रोडों की कनेक्टिविटी से लेकर, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में बस सर्विस से लेकर, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में छोटे छोटे आपके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर लोगों को, जो दिल्ली देहात को दिल्ली से जोड़ने का काम किया, वो आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल में और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। लोगों के काम करने के जो जज्बे को मैंने इस पार्टी में देखा और अपने कार्यकाल में मैंने भी अपने लोगों के लिए काम किया, उसी को आगे बढ़कर आज हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और दिल्ली देहात के लोगों के लिए और अपनी विधानसभा के लोगों के लिए और दिल्ली के आम जनमानस के लिए अरविंद केजरीवाल साहब के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके साथ मिलकर काम कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। झांसी का अग्निकांड के विषय में सोचकर हर किसी की रूह कांप जाती है, लेकिन ऐसे हादसे फिर दोबारा ना हो, इसको लेकर लगातार गाजियाबाद में फायर विभाग की तरफ से अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। फायर विभाग के अधिकारी राहुल पाल के अनुसार गाजियाबाद में ऐसे लगभग 100 अस्पताल है जिन पर फायर एनओसी नहीं है, जिनकी जानकारी गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है। इसके अलावा लगातार गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में गाजियाबाद फायर विभाग की तरफ से औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें आग बुझाने के उपकरणों की जांच की जा रही है।
साथ ही आग को बुझाने और बचने के तरीके भी समझाए जा रहे हैं। घटना घटी है, वहाँ पे आग लग गई जिसमें 11 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं हॉस्पिटलों को चेक कर रहा हूँ और जो भी फायर सिस्टम है और जो भी वहाँ का स्टाफ है, सबको आवाज़ आ रही है, तो उनको जागरूक कर रहा हूँ कि भविष्य में इस तरीके की अगर कोई घटना होती है तो हम लोगों को किस तरीके से उसका सामना करना है और कैसे लोगों की जान की रक्षा की जा सकती है। और सर आपसे जानना चाहेंगे गाज़ियाबाद में कितने ऐसे अस्पताल हैं जिन पर फायर एनओसी नहीं है और आपकी तरफ से लगातार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं? देखिए, फायर सर्विस हेडक्वार्टर के द्वारा समय समय पे विभिन्न स्कीमों में हम लोग हॉस्पिटल चेक करते हैं, जिसमें लास्ट अभियान जो हमने चलाया था उसमें लगभग 350 अस्पताल हमने चेक किए थे, जिसमें 250 या 260 के आसपास ऐसे अस्पताल हैं जिनमें मानकों के अनुरूप व्यवस्था पाई गई है। बाकी जो अस्पताल थे उनमें मानकों के अनुरूप व्यवस्था नहीं थी। सभी को नोटिस निर्गत किया गया, साथ ही सीएमओ साहब को पत्राचार करके अवगत कराया गया है उसमें मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए। सर जैसे झांसी का अग्निकांड हुआ है तो उसके बाद लगता है कि गाज़ियाबाद के तमाम अस्पताल में ये व्यवस्था दुरुस्त हमेशा समय समय पर रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, और इसमें फायर सर्विस गाज़ियाबाद भी समय समय पर मॉक ड्रिल भी करता है, इवैक्यूएशन ड्रिल भी करवाता है, साथ ही ऑडिट भी करता है और जितने हॉस्पिटल्स हैं और उनके जो ओनर्स हैं उन सभी को भी अवगत कराता है कि आपके यहाँ ये जो बेसिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इवैक्यूएशन नॉर्म्स हैं, वो सभी फॉलो होने चाहिए और अप टू द मार्क व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ऐसी कोई भी अप्रिय घटना न घटे। देखिए, फायर सर्विस गाज़ियाबाद द्वारा लगातार सभी फायर स्टेशन प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ऑडिट किया जा रहा है। आज भी जो हमारा फायर स्टेशन वैशाली क्षेत्र और फायर स्टेशन साहिबाबाद क्षेत्र में टीम के द्वारा मेरे ऑडिट किया गया। मैं स्वयं इसमें अपनी टीम के साथ निरीक्षण कर रहा हूँ, जिसमें कई बड़े अस्पताल अभी हम लोगों ने चेक किए हैं, जिसमें यशोदा हॉस्पिटल है, शांति गोपाल हॉस्पिटल है, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल है और अन्य हॉस्पिटल हैं। उन सभी में जाके व्यवस्था देखी जा रही है। सभी को इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट करवाने हेतु बताया जा रहा है, सभी अपना अस्पताल में इलेक्ट्रिक लोड ऑडिट करवा लें। साथ ही फायर की जो व्यवस्था वो मानकों के अनुरूप रखें, समय समय पर इवैक्यूएशन ड्रिल करें। साथ ही किसी आपात स्थिति में इवैक्यूएशन करने के लिए स्कूप, स्ट्रेचर, स्टेयर फ्रेंडली चेयर्स, इन सब का इंतज़ाम करके रखें। और जो उनका इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, डीजी रूम है, डीजी सेट है, उसमें क्या व्यवस्था है मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, उन सबको चेक किया जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और उनको अवगत कराया जा रहा है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। देहरादून की मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून की जनता विभिन्न समस्याओं को लेकर हलकान हो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, वहीं सड़कों के हालत बद से बदतर हो चुकी हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। धस्माना का कहना है कि वार्डों में स्ट्रीट लाइट का भी बुरा हाल है और अधिकांश लाइट बंद पड़ी है, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त है। धस्माना ने ये भी कहा कि 1 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, आखिर प्रतिनिधि अपनी बात किससे कहें। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द नगर निगम के चुनाव करवाएं और स्मार्ट सिटी में जो घोटाला हुआ है उसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। देहरादून की जनता परेशान है, देहरादून की जनता हलकान है। खंभों में ट्यूबलाइट नहीं है, नालियां साफ नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, आंतरिक सड़कों का बुरा हाल है। मुख्य सड़कों को हमने बहुत लड़ करके गड्ढों में सड़क में गड्ढा अभियान चला करके कुछ ठीक करवाया, लेकिन हालत खराब है। ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं जलती, पूरे शहर में प्रदूषण से बुरा हाल है। बरसात में आपने जल भराव देखा, गर्मियों में आपने तमाम वायरल बीमारियां देखी, अब डेंगू पूरे शहर में फैला हुआ है। ये सब जिम्मेदारियां नगर निगम की होती है। 1 साल से नगर निगम में चुनाव नहीं हो पा रहा है, बिना प्रतिनिधियों के कैसे किसके सामने अपनी बात कहें। आज ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और अगर नगर निगम नहीं जागा तो इसको जगाने के लिए हम रोजाना इनका दरवाजा खटखटाएंगे, घेराव करेंगे और इनको इनके दफ्तरों में निकलने नहीं देंगे बाहर, अगर इन्होंने शहर की हालत नहीं सुधारी। शहर से हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तत्काल यहाँ पर चुनाव करवाए और चुनाव कराने के साथ साथ राज्य में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हुआ है उस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। राहुल गांधी ने मुंबई के बीकेसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को धारावी के रीडेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। साथ ही एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर कौन सेफ है। नरेंद्र मोदी का स्लोगन है एक है तो सेफ है। सवाल है कि कौन सेफ है और सेफ किसका है। जवाब है एक नरेंद्र मोदी, अडानी अमित शाह और सेफ अडानी है। वहीं इसमें नुकसान महाराष्ट्र की जनता का है, धारावी की जनता का है। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव गरीबों और चंद अरबपतियों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की मदद हो। राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को फ्री बस की सुविधा मिलेगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। सोयाबीन पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी होगी। कपास के लिए फेयर एमएसपी होगी। महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50%, एस्टिमेट है 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को,
किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, MRI की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, GST ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली, और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। धारावी की जमीन वहां रहने वाले लोगों की है, वे वहां वर्षों से रह रहे हैं। धारावी को कन्वर्ट करने में कई सारी समस्याएं हैं। मैंग्रोव की जमीन छीनी जा रही है। एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल गए। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी, सारा कुछ उस एक व्यक्ति को सौंपा जा रहा है जिसका प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता है। अडानी ये काम अकेले नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री के मदद लिए बिना धारावी की जमीन लोगों से नहीं ले सकते। महाराष्ट्र का धन यहाँ की जनता को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा, ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है। यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है। बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अडानी टेंडरिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है ये सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि CBI, ED, आयकर विभाग का इस्तेमाल लोगों पर दबाव बनाने के लिए कैसे किया जाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर हमने इसका उदाहरण देखा। ये अलग बात है कि मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा देश जानता है कि अडानी को PM मोदी का पूरा समर्थन प्राप्त है और वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। Everybody knows how Adani tendering process works. The whole country knows it. Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how income tax department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। अल्मोड़ा NH हाईवे कारब पर दरक रही पहाड़ से सड़क मार्ग बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बाजार पर भी पड़ने लगा है। अल्मोड़ा शहर के व्यापारी ट्रांसपोर्ट की किल्लत के साथ महंगाई बढ़ने से परेशान हैं, जिसमें राशन, सब्जी, दवाइयां व अन्य होटल व्यवसाय और विवाह का सीजन होने से भी लोग परेशान हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है। विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण माल भाड़ा बढ़ चुका है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। वहीं मेडिकल स्टोर में दवाइयां नियत से नहीं मिल पा रही हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि पिछले 1.5 माह से कारब पर पहाड़ी दरक रही है। मार्ग बाधित होने के कारण आम जनता परेशान है। सरकार को नियत समय में इस मार्ग का ट्रीटमेंट कर जनता को राहत देनी चाहिए। कारब पुल को बंद हुए 2 दिन हुए हैं। पूर्ण तरीके से यातायात प्रभावित हो गया है, व्यापार प्रभावित हो गया है। हमारा टूरिज्म बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं
कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय लें कि करना क्या है। ये नहीं कि 1 साल 2 साल तक के इसको टाला जाए। जिस शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि चाहे 10 दिन ले हो, लेकिन इसको पूरा कराया जाए। ये नहीं कि भैया कुछ कार्य नहीं किया जा रहा और पुल को बंद कर दिया गया है, यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। आप ये देखिए, कुछ दिनों में अगर ऐसी रहा तो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। शादियों का सीजन है और पूरे की अल्मोड़ी की सम्रांत जनता कष्ट झेल रही है और कहीं ना कहीं पे 1.5 महीने से लगातार प्रशासन झूठा आश्वासन कर रहा है। निश्चित रूप से पूरे शहर को इससे फर्क पड़ रहा है। विशेषकर अगर दवाओं की बात की जाए तो दवाएं जो मरीज की उपलब्धता के हिसाब से तुरंत ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास 9 या 10 बजे तक पहुंच जाती थी। आज का आराम यह है कि 4 या 5 बजे शाम तक मिलती है और वो पीरियड एक ऐसा होता है कि दूरस्थ इलाकों से आया हुआ आदमी 2 बजे तक हर हाल में घर को लौट जाता है, तो उसको दोबारा एक खर्चा फिर वहन करके नेक्स्ट डे फिर आना पड़ता है दवा के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।